बच्चे ना अभी टहलने आ रहे हैं, पता आपको? बच्चे जो भी एंड आ रहे हैं ना अभी, जिनका एग्जाम, उनको मजा आ रहा है। हाँ चलो क्या हो रहा है देख लेते हैं। चलो ठीक है, आप लोग भी आ जाना। सबसे पहला एग्जाम किसका? दीपाली का खत्म होगा मेरे ख्याल से। अच्छा कल इसकी प्राची का एग्जाम खत्म, केमिस्ट्री वाला बोल रही हूँ मैं, पूरा तो अभी नहीं खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। पूछा ये क्या है, व्हाई डज बोरोन रिजेंबल सिलिकॉन? बोरोन सिलिकॉन, बताओ क्यों? बोरोन रिजेंबल सिलिकॉन, आपको कल बताया था मैंने बच्चे। डायगोनल रिलेशनशिप, बोरोन सिलिकॉन को रिजेंबल करेगा, कार्बन फॉस्फोरस को रिजेंबल करेगा, डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट को रिजेंबल करते हैं। दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। और क्या रीजन होता है डायगोनल रिलेशनशिप, बताया था आपको मैंने, देख लो एक बार, जस्ट मैं भी आ रही हूँ। क्या रीजन होता है डायगोनल का? दो रीजन होता है, मेन रीजन होता है। सबसे पहला है सिमिलर, सेम नहीं लिखना, सिमिलर। चार्ज टू रेडियस रेशियो, ठीक है। एंड सेकंड है सिमिलर आपको ये मैंने बताया था एस ब्लॉक जब पढ़ा रही थी मैं, तब मैंने आपको बताया था कि लिथियम क्यों रिजेंबल करते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम क्यों रिजेंबल करते हैं, लिथियम अल्कली मेटल, मैग्नीशियम अल्कली मेटल क्यों रिजेंबल करते हैं, द सेम टू रीजन। बोरोन और सिलिकॉन क्यों रिजेंबल करते हैं, दे आर डायगोनली प्रेजेंट। क्या रीजन है रिजेंबल करने का? सिमिलर चार्ज टू रेडियस रेशियो एंड सिमिलर पोलराइजिंग पावर। लिख के आ जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, ठीक है। 7 का क्या है, why does form stable electron deficient compound? बोरोन क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड स्टेबल बनाता है? क्योंकि बोरोन क्या लिख गया, बोरोन स्टेबल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बनाता है? आपने देखा होगा, मैं BF3 की बात करूं या फिर मैं BCl3 की बात करूं, BR3 की बात करूं, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हैं? बिकॉज बोरोन के बाहर 3 ही इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के बाहर आउटरमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है और सारे इलेक्ट्रॉन एक एक पेयर बनाएंगे तो टोटल 6 ही तो बन पाएगा ना, 8 तो कभी नहीं बन पाएगा ना। बाहर इसके 3 है, तो ये एटमोस्ट 3 पेयर बना सकता है, तो 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाई इज बोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड? अच्छा अब हम बोरिक एसिड पे पहुंच चुके हैं, की बात आपको थोड़ा बता देती हूँ, तो उसको पूरा रब करती हूँ और फिर आपको बोरिक। आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो ले आओ, अपने पास रखो, मुझे कुछ स्ट्रक्चर बताने हैं आपको। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 है ये। अच्छा, व्हाई इज बोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड? अच्छा, जो बोरिक एसिड है H3BO3, ये एक मोनोबेसिक, ये बोरिक एसिड है, मैं आपको बता देती हूँ, ये बोरिक एसिड है। इसे हम और भी क्या कहते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रहे आप, ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। और ये क्या है, ये मोनोबेसिक है, ठीक है। और ये एप्रोटिक है, ये सारा अभी पढ़ाऊंगी आपको मैं, ये एप्रोटिक एसिड है, ठीक है। H3BO3 इसे हम बोरिक एसिड कहते हैं, ये ऑर्थोबोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहा जाता है इसको,
और इसके कुछ कुछ रिएक्शंस आते हैं। हाँ, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, इसको फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा, और इसको वाटर से डालोगे तो क्या रिएक्शन बनेगा, इसके 2-3 रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं आते हैं, 2-3 रिएक्शंस आपको आइदर तो हाफ रिएक्शन के फॉर्म में रहेगा या फिर आपको पूछा जाएगा वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब ये H3PO3 जो है ये मोनोबेसिक एसिड है, मतलब ये एक और मोनोबेसिक है और एप्रोटिक है। अभी ये हमें पता करना है कि प्रोटिक और एप्रोटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा आपको मैं ये बता देती हूँ आपको कि प्रोटिक और एप्रोटिक का मिनिमम आप डिफरेंस में जान लो। प्रोटिक एसिड वो होता है जो डायरेक्टली H+ को रिलीज करता है, रिलीजियस H+, जैसे HCl हो गया, ये सारे प्रोटिक है, डायरेक्टली H+ रिलीज करते हैं। H2SO4 हो गया, डायरेक्टली H+ रिलीज करता है वो। ठीक है, तो CH3COOH है जो आपका इथेनोइक एसिड, वो भी डायरेक्टली H+ रिलीज करता है। तो ये सारे हो गए प्रोटिक एसिड। अभी एप्रोटिक क्या है, एप्रोटिक एसिड H+ रिलीज नहीं करता है, वो OH- एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट। प्रोटिक एसिड रिलीजियस H+ आयन, प्रोटिक एसिड। एप्रोटिक एसिड क्या होता है, दोनों एसिड है, बट एप्रोटिक एसिड क्या होता है, एक्सेप्ट OH- आयन, ये रिलीज नहीं करता है, ये OH- को खींच के ऐड कर लेता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटिक एंड एप्रोटिक, एंड H3PO3 एप्रोटिक है, ये क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मोनोबेसिक का मतलब है आइदर तो एक H+ को रिलीज कर देगा या फिर एक OH- को एक्सेप्ट करेगा, तभी एसिड है। एसिड दो तरीके से जाने जाते हैं, आइदर तो H+ को रिलीज करते हैं या फिर OH- को ऐड करते हैं। तो देखते हैं कि क्या हो। H3BO3 आपको मैं बता देती हूँ, इसके स्ट्रक्चर आता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। आप एक काम करो ना, आप NCERT है आपके पास, तो मुझे एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको लर्न करने हैं इसके। सब अपने पास NCERT लेके बैठ जाओ, मैं भी बताती हूँ, है ना, बहुत अच्छा। तो इसको स्ट्रक्चर ये आपको समझाने के बाद फिर मैं आपको NCERT से थोड़ा सा क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है, H3PO3 जो बोरिक एसिड या ऑर्थोपेरिक एसिड है, इसे हम एसिड भी लिख सकते हैं, एसिड। देखो H3 है, ऑक्सीजन भी 3 है, तो हम इसको OH थ्राइस भी लिखते हैं, इसको BOH थ्राइस के फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करता है, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन दिखाता है तो ये क्या करता है, वाटर में से एक OH- को ये अपने में ऐड कर लेता है, तो क्या बन जाता है, पहले OH3 था, फिर OH4 हो जाएगा और माइनस के साथ आएगा और साथ में H+ बच जाएगा इसका। आपको दे सकते हैं कि बोरिक एसिड का वाटर से रिएक्शन दिखाओ, तो दिस इज द रिएक्शन। अच्छा तो आपने क्या देखा, ये एक ऐसा एसिड है जो वाटर में से OH- को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ एप्रोटिक, मोनोबेसिक एप्रोटिक एसिड। क्लियर है, ऑल क्लियर? यस मैम। अच्छा तो आपको पूछ सकते हैं, आप ये लिख के दिखा सकते। और एक आता है कि H3BO3 को जब हीट कर देते हैं तो ये HBO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये H मैं आपको अभी बता रही हूँ, इसके जो रिएक्शंस हैं प्रॉपर हम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आई थिंक ये बेटर होगा। अभी बता देती हूँ मैं, यहाँ पे बोरिक एसिड जो है, हाँ आई गॉट द रिएक्शंस। हाँ ठीक है, तो बोरिक एसिड को मेरे पास भी एनसीईआरटी नहीं है, मैं लेके आती हूँ। जो बोरिक एसिड है ना, काफी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें दे सकते हैं, और इतना ध्यान रहे कि आपको बता देती हूँ, बस इसका पीके वगैरह आपको देखना नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, ये है। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन आपको दे सकते हैं कि H3BO3 को हीट करने पर क्या आपको दे देंगे, ए दे देंगे। ठीक है, मैं आपको और बताती हूँ
इसको रेड हीट करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, इसको रेड हीट देंगे। रेड हीट का मतलब होता है हाई हीट जब दिया जाएगा तो ये बी बनाता है। आपको बोलेंगे व्हाट आर ए एंड बी, तो ध्यान रहे जब मैं H3BO3 को हीट करती हूँ ये मुझे HBO2 देता है, हाइड्रोजन मेटाबोरेट देता है। हाइड्रोजन बोरिक एसिड मुझे देता है हाइड्रोजन मेटाबोरेट देता है। ठीक है, दिस इज माय बोरिक एसिड, दिस इज माय हाइड्रोजन मेटाबोरेट। इसको फिर जब मैं हीट करती हूँ, हाई हीट देती हूँ, तो ये मुझे देता है बोरोन ट्राइऑक्साइड देता है, B2 देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, दिस इज माय बोरोन ट्राइऑक्साइड। तो एक्चुअली क्या है ना, बोरोन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये हाफ रिएक्शंस भी दे सकते हैं या फिर आपको ऐसे ही नॉर्मली वर्ड के थ्रू पूछ सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट माय बोरिक एसिड। पूरा समझ में आ गया होगा बोरिक एसिड क्या है, कैसे है, किस तरीके का एप्रोटिक एसिड है, आपको समझा दिया है प्रॉपर। ये कंपाउंड है जिसके ऊपर क्वेश्चन देते हैं, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ध्यान रहे स्ट्रक्चर में पूरा पढ़ाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। आपके पास एनसीईआरटी है ना, मैं आपको बताती हूँ। आप एक काम करो, आप ना पी ब्लॉक में जाओ, जल्दी एनसीईआरटी का पी ब्लॉक में चले जाओ आप। पी ब्लॉक निकालो, एनसीईआरटी का पी ब्लॉक निकालो। पी ब्लॉक मिल गया कि नहीं, बोलो। यस मैम। अच्छा, तो पी ब्लॉक के मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रक्चर मिल गया मैम बोरिक एसिड का। स्ट्रक्चर मिल गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला एक जबरदस्त बड़ा सा स्ट्रक्चर है, देख सकते हो आप। यस मैम। मिल गया ना, स्ट्रक्चर लिखा है, आपको बता दो पेज नंबर 313 में है, पेज नंबर 313। और नीचे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, द डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मिला कि नहीं सारे बच्चों को? मैम मेरे को तो मिल गया। अच्छा, और उसके ऊपर आप चेक करो, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये दो रिएक्शंस भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। यस मैम। मिला ना, तो ये आपका काम है, ये घर में पढ़ लेना, स्ट्रक्चर को एक बार घर में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आपको मैं थोड़ा बताऊंगी डाइबोरेन क्या है, कैसे बनता है। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन बता दिया है। ये मैं रब कर रही हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखो मैंने आपको जो नहीं पढ़ाया है वो अलग बात है, बट जितना मैंने पढ़ा दिया है लगभग, खाली हमारा थर्मो अभी बचेगा मेरे ख्याल से, और रेस्ट सारे डन है। और थर्मो का भी मैं करा दूंगी, जिन बच्चों का पेपर लेट है मैं थर्मो भी करा दूंगी। आज अगर पी ब्लॉक डन हो जाएगा ना, तो कल एक बार देख लेंगे, थोड़ा बचा तो मुझे थोड़ा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर पूछते हैं, बता दूंगी। और फिर इमीडिएटली हम चलेंगे, आज कौन सा डे हो गया, कि आज कौन सा डे है बेटा, आज 8 है शायद, यस है मैम। ना, आज 8 हो गया। कल मैम ठीक है, इंस्टीट्यूट आ जाओ ना। कल आ जाना बेटे, कल आ जाना। ठीक है, और प्राची तुम भी आ जाना, मिलना है तो आ सकते हो। अगर बट ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम वगैरह छोड़ के आना है, जिसको डाउट है आके आराम से वहां पे मेरे साथ बात कर सकते हो, क्या कैसे आएगा बता दूंगी मैं। ठीक है, अर्पित आ जाएगा, और प्राची का तो कल केमिस्ट्री ओवर हो जाएगा पेपर जो है, तो फ्री टाइम मिल जाएगा तो वो आ जाएगी, नहीं तो देखेंगे फिर। हेम सबरी तुम आ जाना, परसों आ जाना, जनकपुरी आ जाना, एक पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, कौन से क्वेश्चन में थे। बनाना बॉन्ड पढ़ा दूं, 2 स्ट्रक्चर आता है इसमें, एक तो सिलिकॉन का आता है, बनाना बॉन्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। What type of glass is it theoretical? What type of glass is obtained when borax is added to sodium carbonate, silica and calcium का? तो ये आपको ऐसे ही theoretical क्वेश्चन में ध्यान रहे, जब बोराक्स जो है ना Na2B4O7 को हम बोराक्स कहते हैं,
और जब वो रिएक्शन दिखाता है सोडियम कार्बोनेट सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो पायरेक्स ग्लास बनता है, पायरेक्स ग्लास। ठीक है, ध्यान रहे, ये मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता ये एनसीईआरटी में है कि नहीं पता है मुझे, पर ध्यान रहे ये ज्यादा नहीं आता, पूछते नहीं आप पूछना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। पायरेक्स ग्लास, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। आप साइड में ना आंसर्स लिखते चलो। Why is, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, why does BF63 minus not exist? अच्छा, मुझे थोड़ा बता दो किसको आइडिया है। हमने ये बॉन्डिंग चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस करे थे, तो मुझे बताओ किसको आइडिया है, इसका आंसर क्या होने वाला है। Why does BF63 minus not exist? Why does BF minus not exist? क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, हिम सबरी बोलो। बहुत कॉमन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो दे सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। हाँ बेटे बोलो, आंसर दो। देखो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन और भी कैसे आ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया मैंने। Why does BF63 minus not exist? क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि AlF63 minus exist but BF63 minus does not, why? Explain। अच्छा मैं आपको सिंपल आंसर बताती हूँ। बोरोन बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, सेकंड पीरियड से, और एल्यूमिनियम बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ये इसके जो एटम है, यहाँ पे देखो 6 एटम के साथ जुड़ा हुआ है। 6 एटम का मतलब आप समझ सकते हो ना, अगर कोई भी 6 एटम के साथ जुड़ेगा सराउंडिंग एटम के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 बनेंगे ना, 12 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर ये मान लो 6 के साथ जुड़ भी गया, समझ आ रहा है, BF6 का मतलब क्या है, 6 के साथ जुड़ेगा, इसका मतलब टोटल बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, बाहर में चेक कर लो कितना बाहर इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है, 12। 12 दिखा रहा है। बोरोन के पास, इसके पास तो डी ऑर्बिटल भी नहीं है, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बाहर ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और ये सारे के सारे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं करते, आई मीन कंटेन नहीं कर पाते, ले नहीं पाते हैं। ठीक है, they cannot possess more than 8 electrons in the outermost shell due to absence of d orbital। तो ये ऐसे, ये 12 इलेक्ट्रॉन कैसे अकोमोडेट करेगा, दैट्स व्हाई ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। जैसे आपने पढ़ा है ना, SF6 एग्जिस्ट, आपको पढ़ाया तो था ये बॉन्डिंग में, बट OF6 डज नॉट। क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं, SF6 एग्जिस्ट करता है बट OF6 डज नॉट। सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम आएगा। ऑक्सीजन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से, और सल्फर बिलोंग करता है के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखाते हैं। मैक्सिमम 4 के साथ जुड़ सकते हैं, 6 के साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो एक बार आप क्या लिखना, आपको आंसर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑल क्लियर, क्लियर और नॉट। यहाँ पे क्या लिखोगे, SF6 exists but OF6 does not. Oxygen belongs to second period elements, it doesn't have d orbital, that's why it cannot form OF6, is not possible। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है क्योंकि ये थर्ड पीरियड से इसके पास d ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर, इसके, ये बोरोन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ये थर्ड पीरियड से है एल्यूमिनियम, इसके पास है, वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। यस मैम। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। Why do boron halides form addition compounds with ammonia and amines? अच्छा, ये वैसे ही यहाँ पे समझा देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चन देंगे क्या, और ये डाउट लग रहा है। Why do boron halides? बोरोन हैलाइड्स का मतलब होता है क्या, BF3 ले लो और BCl3 ले लो, और ऐसे और भी आपको ट्राइहलाइड बनाता है बोरोन। ये एडिशन कंपाउंड बनाता है एमोनिया और अमाइंस के साथ। आपको पता है कि BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एमोनिया जो है ये लोन पेयर कंटेन करता है। ये अपना लोन पेयर को इसके को अगर सप्लाई कर देता है या डोनेट कर देता है तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो घट जाएगी। तो ऐसे ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लोन पेयर है इसके पास, ये लुईस बेस है, तो लुईस एसिड और लुईस बेस जो है ये कंबाइन कर जाते हैं। दैट्स व्हाई जो बोरोन हैलाइड्स होता है वो एमोनिया के साथ एडिशन कंपाउंड बना लेता है। कैसे बनाता है, B F है, F है, F है, और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर को डोनेट कर देता है। ये है एडिशन कंपाउंड, जहां पे कि कंपाउंड बनने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 रहता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको। जुड़ने से पहले की बात कर रही हूँ, जुड़ने से पहले ये होता है sp2, ये होता है sp3, ये sp2 ये sp3, बट जुड़ने के बाद दोनों sp3 हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बॉन्डिंग चैप्टर में है भी ऑलरेडी, ठीक है, आपको समझा दिया मैंने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। Why is the hybridization of carbon in what is the hybridization of carbon in diamond? थोड़ा सा मैं आपको जब पढ़ा ही रही हूँ तो पता नहीं टाइम फिर मिलेगा कि नहीं। कार्बन के दो एलोट्रोप्स में से हम एक लेते हैं, काफी सारे एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, तो मोस्ट क्वेश्चन आता है डायमंड और ग्राफाइट को लेके, ये दोनों एलोट्रोप्स हैं। एंड व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स क्या होता है, जैसे बोरोन के भी एलोट्रोप्स हैं, क्रिस्टलाइन का बोरोन एंड एमरफस बोरोन, ये भी बोरोन के भी एलोट्रोप्स होते हैं। काफी सारे कंपाउंड के एलोट्रोप्स होते हैं, सिलिकॉन के भी एलोट्रोप्स हैं, ठीक है, सल्फर के भी एलोट्रोप्स हैं, फास्फोरस के भी एलोट्रोप्स हैं। तो एलोट्रोप्स का मतलब होता है सेम ही एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, सेम ही एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है। दीज आर एलोट्रोप्स। तो कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं? कार्बन के एलोट्रोप्स है, कार्बन है, सॉरी आपका हाँ, कार्बन कोक को भी हम उसके एलोट्रोप्स कहते हैं, जो प्रॉपर कार्बन होता है, C जिसे आप कहते हो, ठीक है। कार्बन ब्लैक जो है वो भी एक एलोट्रोप्स के फॉर्म में जाना जाता है। ग्राफाइट है, डायमंड है, और फिर और भी काफी सारे हैं, जिसे फ्यूलरिन कहते हो आप उसको। मैं आपको बता देती हूँ, प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। यहाँ पे है, आपको थोड़ा बहुत में कार्बन का ज्यादा तो इसमें आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा। इसका सॉसेज बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बकमिंस्टर फ्यूलरिन कहते हैं उसको। आपने सुना होगा या फिर जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा, मुझे लग रहा है। यहाँ पे है कि नहीं, मैं यहाँ पे शायद नहीं है। चलो एनसीईआरटी में होगा, आप देख सकते हैं, उसमें भी होगा, पर उससे क्वेश्चन आया नहीं है। 660 कहते हैं उसको, 660 होता है, 670 होता है, ये सारे बकमिंस्टर फ्यूलरिन जो है वो, हाँ फ्यूलरिन्स, एक डायमंड है, एक ग्राफाइट है, एक फ्यूलरिन्स है। और फ्यूलरिन्स के अंदर जो मेरा मेन हम पढ़ते हैं जिसके बारे में, वो है, नाम लिखा होगा यहाँ पे, यस, C60, that is known as my, यहाँ पे लिखा नहीं है नाम, इसे हम कहते हैं बकमिंस्टर फ्यूलरिन कहते हैं। वो भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, बट मैं आपको सिंपली लेके चलती हूँ, डायमंड ग्राफाइट का थोड़ा देख लेते। डायमंड एंड ग्राफाइट का एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो मेरा यहाँ पे आया है ना, ये क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम लोग की, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। 20 इसमें पूछा गया है कि डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। डायमंड एंड ग्राफाइट्स आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन।
आपको पूछा जाएगा राइट डाउन टू डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट, क्या लिखोगे? सबसे पहला है ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये होता है हार्ड विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है सॉफ्ट विथ, ये सॉफ्ट स्लिपरी होता है, ये क्या होता है ग्राफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, दैट्स व्हाई हम इसे एक लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं, ग्राफाइट कैन बी इजीली यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। अच्छा ये सॉफ्ट होता है विथ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इवन इससे भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम इसे लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं। थर्ड क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारा सेकंड क्लास है ना पी ब्लॉक का, आज सेकंड क्लास है आई थिंक। यस मैम। हाँ तो ऐसे पढ़ने से ज्यादा इजी हो रहा है समझना और जल्दी जल्दी खत्म भी हो रहा है। देखो कल और आज के बीच में आपने कितना कुछ कर लिया है, अगर मैं नॉर्मल क्लास आपको देती ना, नॉर्मल क्लास देती तो ये चैप्टर कम से कम 10-15 दिन खींचता, और हमेशा से इस चैप्टर को मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ और बच्चे करके भी आते हैं अच्छे से पूरा, तो इस चैप्टर का डिमांड ही यही है, लर्न करने वाले ज्यादा है इसमें। ये है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है और एक क्लास की जरूरत पड़ जाए मुझे, समझ में आएगा? 3 डिफरेंस तो पहले लिख दो आप, ठीक है। अच्छा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड डायमंड, डायमंड में क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp, ग्राफाइट में sp2, और ये गुड कंडक्टर क्यों है पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन तो नॉन पोलर होता है ना, तो ग्राफाइट गुड कंडक्टर कैसे हो गया, जो कार्बन का एलोट्रोप से, क्या लिखोगे आप, ये sp3 है, तो यहाँ पे क्या होता है हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ जाते हैं, sp3 है ना, तो 4 कार्बन से जुड़ जाते हैं। अब ये हो गया sp2, sp2 में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से तो जुड़ता है, ताकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक पेयर, अभी इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी भी इसका एक बैलेंस सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, sp2 है ना, क्लियर है? तो ये sp2 का ले लेता है, तो sp2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो जाता है, 3 से जुड़ जाता है, बाकी कार्बन की वैलेंस तो 4 होती है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिसका पेयर नहीं बन पाता है बेसिकली, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कंडक्शन के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पूछेंगे तो लिख देना, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये प्राची तुम पा रही हो, समझ पा रही हो कि नहीं, देखो। यस मैम। अच्छा ठीक, ओके। अच्छा what name is given to the compounds formed by more electropositive element with carbon, this is ionic compound, एंड आप इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, जो कार्बन के साथ अगर कोई मेटल जुड़ जाता है तो हम उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, तो छोड़ दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप मुझे बताओगे, आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। Why is BF3 weaker Lewis acid than BCl3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी समझा चुकी हूँ मैं आपको। Why is BF3 weaker Lewis acid BCl3, सोचो और मुझे बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है। मैम सबसे BF3 पहले जो है ये बैक बॉन्डिंग दिखाता है, और बी और एफ एक ही ग्रुप से आते हैं। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे बेस्ट बैक बॉन्डिंग दिखता है, क्लियर ना, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, ठीक है अर्पित।
डन, ठीक है। BF3 में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग दिखता है बिकॉज सिमिलर ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं, साइज भी सिमिलर है, तो ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग दिखाता है, तो ये वीकर एसिड हो जाता है। बट यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग दिखता है, बट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, not that effective the back bonding is, that's why this is a weaker acid than BCl3, clear? यस मैम। ठीक है, अच्छा लिख पाओगे? देख लो मैंने लिखवाया नहीं है, लिख देना अपने आप। यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग दिखता है ड्यू टू सिमिलर साइज, और वहां पे साइज में डिफरेंस आता है, नॉट दैट इफेक्टिव, ठीक है, तो ये वीकर एसिड। चलते हैं क्वेश्चन 15, mention the chief reason for the anomalous behavior of boron in group 13 of the periodic table। बोरोन का एनोमलस प्रॉपर्टी के लिए रीजन मांगा गया है, ये बताऊं या आप लिख दोगे? बता दिया था मैम आपने कल ही। मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे, 6 पॉइंट आप चेक कर लो, कल वाला कॉपी, यस कल मैम। वाली कॉपी चेक, है ना? आपको 6 पॉइंट्स बताया गया है कि बोरोन एनोमलस क्यों दिखाता है प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको बोरोन के बदले कार्बन भी दे देंगे क्वेश्चन, रीजन वही होगा, तो ये आपको मैं नहीं करवा रही हूँ। और उसमें 2-3 पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल लिख देना, सॉरी एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल लिख देना, एम्प्टी नहीं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। हाई आयनेशन एंथैल्पी, स्मॉल साइज, हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो लिख देना, हाई पोलराइजिंग पावर लिख देना, कुछ कुछ आप पॉइंट आराम से लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट शोस एनोमलस प्रॉपर्टी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। मेंशन द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन इन SiF6 2-। अच्छा, ये आप ही खुद मुझे बताओ, पूछा ये गया है कि SiF6 2- का हाइब्रिडाइज स्टेट बताओ। आप सिंपल VSEPR का कंसेप्ट यूज करो, क्या बनेगा? VSEPR का फॉर्मूला क्या डालते हो, हाफ सिलिकॉन का बाहर 4, सिलिकॉन के बाहर, सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 प्लस सराउंडिंग 6 है, 6 प्लस -2 का मतलब मुझे +2 करना है यहाँ पे, याद है कि नहीं है बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट? यस मैम। कितना आ गया आपका? 6 आ गया, दैट मींस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 6 का मतलब sp3d2, s और 3p हो गया, 4 हो गया, और d के भी 2 हो गए, टोटल मिला के 6 ऑर्बिटल हो गया sp3d2, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैंने ये बता दिया है इसका कैसे निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन BH4-। बहुत अच्छा, आपको BH4- में हाइब्रिडाइज स्टेट पूछा गया है बोरोन का, क्या है? फटाफट से करके मुझे बताओ। एक्चुअली मुझे और क्या पढ़ाना था इम्पोर्टेंट उसमें, अच्छा मुझे डाइबोरेन पढ़ाना था, मैं काम करती हूँ, मैं डाइबोरेन पढ़ा देती हूँ क्योंकि प्राची का कल पेपर है, और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। चलो क्वेश्चन मैं यहीं पे रखती हूँ। नहीं, मैं पहले पढ़ा देती हूँ, टाइम मिला तो फिर पढ़ाऊंगी आपको। आज एक्चुअली मेरे एंट्रेंस की क्लास मैंने रख दिया है ना, कल है हमारी कल, मैं वहां से आऊंगी। SP2 होगी ना मैम? कल रखे हुए नहीं तो क्लास, हाँ बोलो बेटे। SP2 होगी ना इसकी? ना SP3, आपने सॉरी SP3 हाँ। कैलकुलेट, हाफ बोरोन के बाहर 3 होता है, बोरोन के बाहर 3 होता है, सराउंडिंग 4 है, +1 भी डालना पड़ेगा, कितना हो गया? SP3। बेसिक थ्योरी तो आप कंसेप्ट डालते हो, सेंट्रल एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस कितने सराउंडिंग है वो डाल देना, और अगर माइनस है तो उसमें प्लस में चढ़ा देना, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो फिर उसको हमें माइनस करना पड़ता है, बस आ जाएगा, और फिर हाफ कर देना। अच्छा, अब हम चलते हैं, मैं थोड़ा सा एक काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा डाइबोरेन पढ़ा देती हूँ, क्योंकि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, और एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, सीधे मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ, एक मिनट रुको।
चलो मैं सारा नहीं कराती हूँ आपको, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देखना, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखो। ट्वेंटी सिक्स दिखा, क्वेश्चन 26 मिल गया। यस, यस मैम। क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर। अभी आपको बताया था ना अरेंज कैसे करोगे, लुईस एसिड कैरेक्टर कर लोगे ना। यस मैम। सबसे छोटा BF3 हो जाएगा और धीरे 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 बढ़ाते जाना उसको, लुईस एसिड प्रॉपर्टी। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक क्वेश्चन 27 पढ़ो, मैं थोड़ा इसको रफ कर रही हूँ। आज मैं कैंसिल कर रही हूँ, 12 की क्लास सोच रही हूँ, आपको पढ़ा देती हूँ। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बेटा, ये सारे आने का चांसेस है। हाँ ठीक है, अब आपको बता देती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना स्कूल में क्या देंगे, पता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। हाँ यस बोलो, क्वेश्चन नंबर 27, BCl3 exists but BH3 does not। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो BCl3 एग्जिस्ट करता